दोस्तों साथियों, आपको ये बताते बड़ा हर्ष हो रहा है। हम अपनी 5वीं उपन्यास को लेकर के आपके सामने आ रहे हैं और हो सकता है इसकी स्टोरी आपको बहुत अच्छी लगे, क्योंकि हर लोगों में, जितने भी भारतीय लोग हैं, जो हिंदुस्तानी हैं, सब में भारतीय प्यार और भारतीय सभ्यता संस्कृत हिलोरे मारा करता है। तो हम ये स्टोरी 2000 के पहले लिखी थी और बम्बई प्रवास में हमने बहुत प्रयास किया था। और आपको ये भी बता दें कि यही स्टोरी हमने राजश्री प्रोडक्शन के लिए लिखा था। तारा बड़जात्या जिंदा थे, लेकिन हम जब उनके ऑफिस जाते थे तो लोग बताते थे अभी आए नहीं हैं, आप इतने बजे आ जाइए और यहीं गेट के पास ही मिल लीजिए। हम दसियों बार गए, गेट पर खड़े रहे तो आए नहीं। न सूरज बड़जात्या से या और हम किसी से नहीं मिल पाए। उनके ऑफिस में मैं नाम भूल रहा हूँ, आज करीब बहुत लंबा समय हो रहा है, 20-25 साल के आसपास। तो एक सज्जन थे जो स्टोरी सुनते थे, तो उस स्टोरी को मैंने थोड़ा ही सुनाया था और उन्होंने कहा नहीं, ये मेरे बैनर के लायक नहीं है। तो दोस्तों साथियों, ये स्टोरी हम आपको ये बताना चाहते हैं कि आप लोग कुछ मनन करें, गुणा भाग लगाएं, सोचें क्या वाकई ये मेरी ऐसी स्टोरी थी कि वो राजश्री के जो सेक्शन के इंचार्ज थे या स्टोरी जो सुनते थे, या हमारी स्टोरी को वो बड़जात्या तक या राजश्री के हेड ऑफ डिपार्टमेंट तक ये पहुंचा सकते थे। उन्होंने तुरंत ही 2 शब्दों के बाद निगलेक्ट कर दिया था। तो आइए दोस्तों साथियों, ये कहानी है अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर की। दोस्तों साथियों, न्यूयॉर्क शहर कौन नहीं जानता है। और न्यूयॉर्क शहर का वो इलाका लेमिंगटन रोड, जहां सिर्फ अरब खरबपति रहते हैं और कम से कम एक फरलांग की दूरी पर उनके बंगले होते हैं। और उनके बंगले जो है कम से कम 30-30, 40-40 एकड़ में बने हुए होते हैं, जिसमें स्विमिंग पूल होते हैं, कृत्रिम झरने भी होते हैं, पार्क भी होते हैं, खेलकूद के मैदान भी होते हैं। और बंगले तो बंगले ही हैं। तो हम यहां पर एक अरबपति स्टोन कोल्ड और उनकी पत्नी ट्रिस, उनको काफी दिनों बाद एक बच्ची पैदा हुई। और आप जानते हैं कि अमेरिका में ज्यादातर 1 या 2 बच्चे ही ज्यादातर लोग पसंद करते हैं। हाँ, वो यदा कदा अगर कोई 2 या 3-4 बच्चे पैदा कर दे, अलग की बात है। और उन लोगों ने बड़े प्यार से उसका नाम रखा सीमोन। और सीमोन, अब आप जब अरबपति हैं, उनके पास सारी सुख सुविधाएं हैं, दुनिया की सबसे महंगी महंगी गाड़ियां हैं, 2-2 हेलीकॉप्टर हों, कारोबार हो, तो अपनी बेटी के लिए उन्होंने जो है हर साधन सुविधा मुहैया कराई। और लड़की भी बहुत ही छोटी थी, चंचल थी और बहुत ही जिज्ञासु थी और थोड़ा जिद्दी प्रकृति की भी थी। 3 साल से ही जो है महंगे महंगे में गाड़ियों में घूमना, हेलीकॉप्टरों में घूमना। जब भी वो अपने डैड से कहे पापा, डैड, हम तोतली भाषा में हम उड़ेंगे, तो वो अगर नहीं जाते थे तो पायलट लेकर के आसपास क्षेत्र में घुमा करके फिर हेलीपैड पर वो उतार देता था। और जो महंगी महंगी गाड़ियां थी, उसमें जब थोड़ा सा 4 साल की हुई, 5 साल की हुई,
ये कैसे होता है, ये कैसे होता है, ये कैसे होता है, इससे क्या होता है। और कभी कभी छोटे में ही अपने आती, अंकल अंकल हम इसको इंजन स्टार्ट करते हैं, और इंजन स्टार्ट कर दे। एक दो बार तो छोटी 5 ही साल की उम्र में जो है इंजन स्टार्ट कर दिया, और थोड़ा बहुत जो है एक गेयर में डाल दिया, गाड़ी भागी, इधर उधर ठुकी भी। खैर ये चलता रहा सिलसिला, और 6 साल में सबसे महंगी गाड़ी को लेकर के जो है गेट से बाहर भाग गई। और ये नहीं कि जाकर के कहीं भेड़ दिया, पीछे से तमाम उसकी गाड़ियां दौड़ी, ये दौड़ी वो दौड़ी, और रुको रुको रुको, लेकिन गाड़ी रोकी, फिर घुमाया, फिर आई, फिर गाड़ी रोक दी। डैड हम चला लेते हैं, हमको क्यों रोकते हो। हाँ हाँ बेटी थोड़ा बड़ी हो जाओ। अरे ऐसे कहीं लड़ जाओगी, कहीं कुछ हो जाएगा। नहीं लड़ेंगे। ऐसे ही हेलीकॉप्टर में 2 हेलीकॉप्टर थे, और 2 हेलीकॉप्टरों में एक बड़ा हेलीकॉप्टर था, एक छोटा हेलीकॉप्टर था। तो दोनों पर सवारी किया करती थी। और एक दिन क्या हुआ, ये करीब 9-10 साल की थी, पायलट वगैरह इधर उधर थे, और हेलीपैड पर हेलीकॉप्टर खड़ा हुआ था, और फुदकते हुए आई और बैठ गई। भाई घर के हेलीकॉप्टर तो कौन मना करेगा, नहीं क्यों बैठ रही हो। इधर बैठी उधर बैठी, ये देखा वो देखा, रोज का उसका नियम था। जब उसकी जिज्ञासा बढ़ जाती थी कि आज हम हेलीकॉप्टर में बैठेंगे या उड़ेंगे, वो कहे हमें उड़ाओ, हमको ले चलो उधर, हमको घुमा दो। पायलट सर घुमा दें, हाँ हाँ घुमा दीजिए। अरे है तो सब इसी का, सब इसी की खुशी के लिए तो हम लोग कर रहे हैं। तो दोस्तों साथियों, हेलीकॉप्टर उड़ा, और उसने जो है सब कुछ तो जाना कि कहाँ स्थिर रहता है, कहाँ कैसे उतारा जाता है, कैसे तेज स्पीड में ले जाया जाता है, कैसे स्लो स्पीड में ले जाता है। वो छोटी सी 9-10 साल की बच्ची हेलीकॉप्टर को उड़ाना जान गई। और जब हेलीकॉप्टर आसमान में उड़ा, तुरंत उड्डयन मंत्रालय को फोन किया गया। आसमान में आसपास के जो है सरकारी हेलीकॉप्टर उड़े, नीचे से जो है पुलिस वाली की गाड़ियां साए 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 सायरन बजाते हुए निकल पड़ी। इधर जो है स्टोन कोल्ड टिश भागे भागे घूमे, तमाम उनके टीम सैकड़ों की तादाद में इधर से उधर, इधर से उधर। अरे बेटी उधर वायरलेस से बात हो रही, बेटा उधर नहीं उधर नहीं उधर नहीं, वापस आओ, नीचे आओ नीचे आओ नीचे आओ। और थोड़ा एक राउंड लगा करके 10-15 मिनट बाद पूरा इलाका जो है जहां पर ये बंगले बने हुए थे घुमा करके औसन हेलीपैड पर तो उतारा, तो लेकिन जिस थोड़ा इधर उधर हेलीपैड पर उतरा उसका हेलीकॉप्टर। स्टोन कोल्ड टिश दौड़ करके आई और मार चिपट गई। बेटा तुम ये क्या करती हो, अभी पता नहीं क्या हो जाता। मां हमें क्या होगा, कुछ नहीं होगा। मां बाप परेशान, लेकिन शिमोन पर उसका कोई फर्क नहीं पड़ा। और रघुवर एक पासी थे, वो आते रहते थे उनके पास, बहुत ही अच्छे उनके संबंध थे। रघुवर हिंदुस्तानी थे और हिंदुस्तानी सभ्यता संस्कृति के कायल थे, और बीच बीच में कभी कभी टिश और स्टोन कोल्ड से बराबर बातचीत किया करते थे, भारतीय कल्चर के विषय में बात किया करते थे। और एक सबसे बड़ी घटना घट गई कि जो सीमोन के दोस्त थे उनमें से लड़कियां कुछ खास थी। एमी थी, जेनिफर थी, सोफिया, मिया, इसाबेल, बेला। लड़कों में जेक, एथम, लियोन, मेसन, लोगान, विलियम। तो विलियम 14-15 साल का था और बचपन से ही उसकी खुराफाती प्रवृत्ति पैदा हो गई थी। हम उसमें नहीं आना चाहते हैं। और एक दिन स्विमिंग करते वक्त
10-11 साल की लड़की को उसने जो है बहुत ही गलत ढंग से छेड़छाड़ कर दी। सिमोन चीखी बाहर आई, स्विमिंग के बाहर सारी लड़कियां आई। कुछ ऐसा दृश्य बाहर आते ही नजर आया, मैं नहीं आपको बता सकता। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लड़की को सबसे ज्यादा कौन, क्योंकि विलियम अमूमन जितनी भी उसकी गर्लफ्रेंडें थी वो बहुत ही अंतरंग उनकी सहेलियां थी छोटी उम्र की, लेकिन वो सबके साथ जो है उसके जीवन की लीला जो है चला करती थी। उसने सिमोन को भी उसी दायरे में ले रखा था। स्थिति ये बन गई, सिमोन बाहर रोई तो बहुत, और विलियम ने उसको और उसकी सहेलियों ने कहा, अरे ये तो हिंदुस्तानी लड़की है, इसको मौज मस्ती करना आता ही नहीं है। ये खींची बहुत ऊट-पटांग बक गई। और आपको बता दें, उसने जितने भी उस दिन उस स्विमिंग में भाग ले रहे थे सबसे उसने मिलना जुलना बंद कर दिया। लेकिन विलियम जो था वो बहुत ही खबीस और बेशर्म था, वो लगातार आता रहता था। 1-2 बार तो उसने जो है डंडे वंडे मार दिए और कहा कि मेरे घर अब मत आइएगा। उसने सर झुका दिया, और मारिए, अरे माफ कर दो मुझे, गलती हो गई। और वक्त ऐसा आया कि पढ़ते लिखते बड़ी हो गई, जवान हो गई, और एक दिन इंडियन क्लब में एक जीवानंद स्वामी थे, उनका प्रोग्राम था। रघुवर पासी आते हैं, टीचर कहते हैं भाभी चलो एक सत्संग है, चलो देखाते चल करके। स्टोन कोल्ड भी जो है भारतीय सभ्यता संस्कृत के कायल थे। जैसा कि आज आप सोशल मीडिया में देख रहे होंगे कि अमेरिका के लोग कितनी तरह से जो है सनातन धर्म के विषय में ओतप्रोत हैं। तो स्टोन कोल्ड थे तो अमेरिकन, लेकिन भावनाएं उनकी भारतीयता से किसी भारतीय से कम नहीं थी। उनका ठीक है, तो रघुवर ने जो है सिमोन कहा मुझे ये पंडे पुजारी पादरी मुझको कोई इनसे लेना देना नहीं। कोई बेटा कोई बात नहीं, हम तुम्हारे अंकल हैं ना। मेला घूमने नहीं जाती हो, मार्केट नहीं जाती हो, सिनेमा नहीं जाती हो, अरे ऐसे थोड़ी देर चलो, देखो तो वहां कितने लोग आते हैं, और वहां जो है हिंदुस्तान के विषय में तुमको देखने सुनने को मिलेगा। हिंदुस्तान के विषय में, हाँ अच्छा अंकल हम भी चलेंगे। और इनके लिए सीट जो है बिल्कुल जीवानंद के सामने ही आगे सोफे पर जो है जो खास लोग थे, तो ये चारों लोग जाकर के बैठे। तमाम और लोग थे न्यूयॉर्क शहर के। जीवानंद का प्रवचन चल रहा था, और एक प्रवचन वो आया सत्यवान सावित्री का। जीवानंद ने कहा कि ऐसी स्थिति में सत्यवान की जिंदगी बहुत कम थी, और यमराज जब उसकी जान लेकर के जाने लगे तो सावित्री उसकी पत्नी जो थी पतिव्रता थी, उसको लगा कि नहीं हमारे पति की जान खींच करके लिए जा रहे हैं, तो वो उसके पीछे पीछे चल देती है। यमराज पीछे देखते हैं, अरे बेटी तुम यहां कहां, हम स्वर्ग लोग जा रहे हैं, ये मृत्यु लोक है। उन्होंने कहा नहीं, हम तुम्हारे साथ साथ आएंगे, हमारे पति को क्यों जो है लिए जा रहे हो। हम ज्यादा लंबी इसमें बात नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे हिंदुस्तानी भाई, हमारे देश के लोग सभी जानते हैं। सिमोन खड़ी हुई और जीवानंद पर जो है खींच उठी, स्वामी जी क्यों पब्लिक को मूर्ख बना रहे हो, आदमी कोई मर जाएगा तो उसकी पत्नी उसको ले आएगी। तो उन्होंने बहुत ही शांत
स्वभाव में कहा कि बेटी, आज भी आपको भारत में यह सब देखने को मिलेगा। हां, थोड़ा वो नजरिया बदल सकता है। इसके लिए तुमको भारत जाना पड़ेगा, भारत के कल्चर को देखना पड़ेगा, वहां की भाषा को समझना पड़ेगा, वेद शास्त्र पुराण उपनिषद पढ़ना पड़ेगा। क्या बकवास करते हो बेटा? हो ऐसे तो जो तैर लेता है और जो नहीं तैर लेता है, दोनों में अंतर होता है। हम ये बात कह रहे हैं, हम जानते हैं आप कुछ नहीं जानती हो, इसलिए आप नहीं तैर पाती हो, और तैर लेती हो तो मालूम हो, तो जैसे आप हमको मालूम है जो बात धर्म ग्रंथों में है, हजारों हजारों साल के धर्म ग्रंथ हैं। और पति पत्नी का प्रेम चाहे यहां हो चाहे वहां हो, जो अटूट प्यार होता है वो आपको यहां भी देखने को मिले, वहां भी। लेकिन ये हमारे वेद शास्त्र धर्म शास्त्रों में है और बच्चा बच्चा हमारे हिंदुस्तान का जानता है। अगर आपको नहीं मानना है ना मानिए, आप देखिए, फिर जाकर के तो देखिए। ये बात उसने कहा तो कुछ नहीं, घर आई और रघुवर से जो है कहा कि हमें हिंदी एक ट्यूटर लगा दीजिए। और इतनी होशियार थी, बहुत जल्दी हिंदी सीख गई, हिंदी बोलना चालू कर दिया, टूटी फूटी जो हिंदी बोल सकती थी। रघुवर से हिंदी में बोले, और जो भी भारतीय लोग मिले उनसे बोले, और वेद शास्त्र पुराण उपनिषद जहां तक जो पढ़ पाती थी उसने पढ़ना अध्ययन चालू किया। इसी बीच जो है भयानक स्थिति और पैदा हो गई। विलियम वगैरह भी जो है 20 साल 18-20 साल का था, उसकी सारी सहेलियां बड़ी हो चुकी थी, जवान हो चुकी, वो भी जवान हो चुकी थी। एक दिन रघुवर ने कहा, बेटा इंडिया चलोगी? तो कहा हाँ, मन तो हमारा भी है चलने का। कहा ठीक, हम प्रोग्राम बनाते हैं। और इधर उनके जितने लड़के लड़कियां थी पुराने, सब वो भी इंडिया टूर पर जा रहे थे। इसकी सहेलियों ने जो है, जेनिफर है, लियोन है, कई और एक आधी लड़कियों ने जो है जिद की, अरे सिमोन चलो ना। उसने कहा तुम जा तो रही हो, लेकिन ये तुम्हारे साथ खबीस जा रहा है विलियम। तो कहा कि विलियम तुमसे बात नहीं करेगा। तो कहा कि उससे बोल देना कि अगर हमसे बात करे मैं नोच लूंगी, नहीं हमसे 4 कदम दूर रहे। लेकिन विलियम तो विलियम था, निर्लज्ज था, और लड़कियों के साथ मौज मस्ती लेने का तो उसका जीवन का अंग, एक अमुख अंग था। लेकिन फिर भी सारे लोगों का ग्रुप चला जाता है, दिल्ली जाते हैं, और दिल्ली में एक 5 स्टार होटल में ठहरते हैं। और दूसरे ही दिन एक ऐसी स्थिति फंस गई कि ऑटो रिक्शा, टैक्सी, बस, कुछ घटनाक्रम ऐसा हुआ, ऑटो वालों को कुछ लोगों ने मार दिया, कुछ टैक्सी ड्राइवरों को मार दिया, कुछ रोडवेज वालों को मार दिया, कुछ प्राइवेट वालों को जो है एक ही दिन। और वहां की पूरी दिल्ली में चक्का जाम हो गया, ना ऑटो, ना टैक्सी, ना प्राइवेट बस, ना बस। और जो होटल में लग्जरी गाड़ियां लगी हुई थी, उन लोगों ने भी उस हड़ताल में भाग ले लिया। अब लोगों को जो है रोडों पर सन्नाटा पसर गया। और ये चाहती थी, उसके दिल दिमाग के सत्यवान सावित्री की घटना घूम रही थी। उसने क्या किया, सबसे पहले जब सब लोग घूमने निकले दिल्ली के लिए, इसके मित्र मंडली ने कहा कि चलो घूमने चलते हैं। उसने कहा चलो हम आ रहे हैं। कहाँ, किधर जाओ? कोई कहे कि हम उधर जा रहे हैं, कोई कहे हम उधर जा रहे हैं, हमारा पूरा ग्रुप उधर ही जा रहा है।
अब देखो कैसे जाएंगे, तो रिक्शा ही बचा था। तो उन्होंने कहा चलो हम आकर के मिल लेते हैं। और जैसे ही ये लोग निकले वैसे ही इसने क्या किया कि अपना पूरा सामान लिया और चल पड़ी, और दिल्ली के आसपास क्षेत्र में उसने एक होटल ले लिया, और वो भी गोपनीय, और मोबाइल को उसने स्विच ऑफ कर लिया। और आप सभी जानते होंगे कि 1995 के आसपास इंडिया में तो इक्का दुक्का ही फोन कभी देखने को मिलते थे, और जो फोन रखते थे उनकी आंकड़ा ने अगर देखा होगा कि कितना अकड़ करके चलते थे। मोबाइल बैग में रखा और उसने लिस्ट निकाली कि चलो दिल्ली लाल किला चलते हैं। लाल किला घूम करके वो बाहर निकली तो दिल्ली के जो बासिंदे थे, रिक्शा वाले, हाँ जो पैरों से चलाते हैं रिक्शा, वो टूट पड़े। ओ बिरला मंदिर, बिरला मंदिर। तो कहा मैं, चलिए। पैसा उसने पूछा, मनी, किसी ने बताया $2,000, किसी ने बताया $100, किसी ने $200 बताया। तो एक तो वो सारे के सारे इकट्ठा जो है सिमोन को घेर लिए। ये बात उसको बहुत ज्यादा आखिर गई, और यही उनका बस नहीं चल रहा था कि सिमोन को उठा करके अपने रिक्शे में बैठा ले। उसने कहा हमें कहीं नहीं जाना है, डोंट वरी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं तो बस यहीं तक आया हूं और थोड़ी देर बैठूंगी फिर देखूंगी। काफी दूर तक तो लोग पीछे पीछे आए, लेकिन उसने कहा मैं नहीं कहीं जाना है मुझे। मेन रोड की तरफ जैसे आई तो देखा कि एक रिक्शे पर एक देहाती टाइप का लड़का बैठा है चुपचाप। उसने देखा, लड़के ने भी देखा। उसने कहा ये कैसा लड़का है, ये तो एक बार भी उसने पूछा कि नहीं आपको कहां जाना है। वो पास जाती है, चलोगे? उसने देखा गोरी मेम, हाँ मेम साहब चलेंगे, बिरला मंदिर। पैसे 20 रुपीज। वो उसने हिंदी में बताया 20 रुपया मेम साहब, ओनली 20 इंडियन जी। वो समझ नहीं पाया। क्या नाम तुम्हारा? मेम साहब गोविंद। यहां दिल्ली के नहीं ना साहब, बहुत दूर के रहने वाले हैं। चलोगे? हाँ। और चल पड़ा। 200 साथियों बिरला मंदिर जाता है, घूमता है और रिक्शा खड़ा कर देता है, और मेम के पीछे पीछे एक अंगरक्षक की तरह बना है। कहीं बैग ले लेता है, कहीं कुछ ले लेता है। तो उसके पास था ही नहीं, एक पर्स थी, तो पर्स जो है सिमोन कंधे पर डाली थी। सिमोन बिरला मंदिर दे करके आई। उसने कहा चलिए। तो जैसे आगे गई तो बगल में एक कुआं था, काफी चौड़ा था, गहरा भी था, पानी भी था। तो वहां भीड़ लगी हुई थी। उसने कहा मैम साहब 1 मिनट रुक जाए, थोड़ा देखें क्यों भीड़ लगी है। हाँ हाँ देखो। गए तो एक बछड़ा जो है पानी में उस कुएं में गिर गया था, और वो बार बार जो है तैर करके अपनी जिंदगी बचाने का प्रयास कर रहा था। और वहां पर तमाम लोग थे, पुजारी भी थे, पंडित भी थे, आम पब्लिक भी थी। सब राम 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 राम, हे भगवान हे भगवान, हे राम राम हे राम राम। तो सिमोन गई तो उसने भी झांक कर देखा, तो कहा अरे भाई ये राम राम कहने थोड़ी काम चलेगा, कि वो प्यार से कह रहा है। अरे भाई कुछ लोग इसमें नीचे उतरो और रस्सा डालो तब खींचो। तो उसने कहा यहां तो कोई कोई बैठने वाला नहीं है। तो उसने कहा रस्सा मंगाओ, मैं बैठता हूं, मैं नीचे उतर जाऊंगा। रस्सा आया, गोविंद बैठ गया, ने रस्सा पकड़ा नीचे। तो पानी में पहले वो नीचे बना रहा, किसी थोड़ी देर तैरता रहा। बछड़े को ऊपर लोगों ने घसीट लिया, फिर रस्सा डाला गया, रस्से सारे ऊपर आया, कपड़े भीग गए थे। सिमोन कहती है ये पगला लड़का है, अकेले नीचे उतर गया।
थोड़ी देर में उसके कपड़े पे गीले थे। आया, मैम देर हो गई ना। नहीं नहीं कोई बात नहीं, अरे तुमने बहुत अच्छा काम किया है और इसमें देर और सबेर की क्या बात है। तो मैम साहब हाँ, चलो। वो सोचते ही देखो आया फिर कहता चलो इसके कपड़े भी गीले हैं। तो उसने कपड़े तो निकाल करके सुखा लो। तो कहा मैम सब सूख जाएंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप बैठो। अच्छा लो, हम कपड़ा अपना निकाल करके जो कमीज वीज पहने था वो निचोड़ करके फिर जो है पहन लिया और चल पड़ा। अब आगे भीड़ भाड़ में एक जगह जो है थोड़ा सा सन्नाटा रोड था, एक बढ़िया सा रोड पर वो था, ठेलिया लगी हुई थी, उसमें खाने पीने का कुछ लगा हुआ था जो आमतौर पर सड़क किनारे लगाते हैं। उन्होंने कहा ए गोविंद, बहुत समय हो गया है, 2 बज रहा है, सुबह तो हम जब से हो सुबह से हमने देखा तुमने भी कुछ नहीं खाया। तो कहा मैम साहब सुबह रोटी खा लिया था और दाल थी थोड़ा सा, और अब शाम रात में खाएंगे। और चाय वाय? मैम साहब चाय पियेंगे तो पैसा कैसे बचाएंगे, हमारी खेती वेती सब गिरवी रखी है। अच्छा चलो, अच्छा रुको। और उसने जो है पत्तलों पर उसने भी खाना, जो छोला भटूरा जो था उसने भी खाया और उसको दिया। उसने कहा मैम साहब नहीं आप खा लो, हम ठीक है आप खा लो। उसने कहा मैम साहब हम महंगाई इतना नहीं खा पाएंगे। उसने कहा नहीं गोविंद पैसा मैं दे दूंगी। मैम साहब आप पैसा क्यों कह दोगी, हमारा किराया भी काटोगे। अरे नहीं मैं तुम्हारे किराया नहीं काटूंगी, लो खा लो। वो खाने लगा, और ले लो और ले लो। अच्छा खाना या इस तरह का खाना लोग भरपेट खाते हैं। गांव का लड़का उसने भरपेट खाना खाया, सोच गया आप पैसा मैम साहब देंगी। हुआ यह कि जिस होटल में सीमोन रुकी थी, रात 11 बजे होटल के गेट के बाहर खड़ी हुई और उसकी पूरी दिन की दिहाड़ी दे दी। 150 पौने 200 रुपया करीब उसकी सुबह से लेकर शाम तक। उसने नमस्ते किया और रिक्शा लेकर के वापस हो गया। सीमोन अंदर चली गई, जहां रुकता था वहां जाकर के पहुंचा, देखा कि नहीं। रिक्शा से जब उतरा तो रिक्शे पर एक पर्स पड़ा हुआ, मैम साहब का ही पर्स था, सीमोन का ही पर्स था। अरे बाप रे, पर्स जैसे खोला तो उसमें जो है उस जमाने में 1,000 के नोट चल रहे थे। ऐसे देखा चारों तरफ, देखा सन्नाटे जैसे कोई झपट्टा न मान ले, और तुरंत जो है रिक्शे के किनारे किया और कमरे के अंदर आए तो उसके सारे साथी जो है सब सो रहे थे। और सुई तागा वहां रखा हुआ था, एक कपड़ा लिया अपनी बनियाइन में वो सारा पर्स सिल करके चुप बैठ गया, दीवार सारे, लेटा नहीं। रात में जगता रहा और सुबह 5-6 बजे करीब नींद आई तो और रिक्शे वाले उठे, 1-2 बार आवाज दी तो गहरी नींद में सो रहा था। वो लोग पना टट्टी कुल्ला किए, थोड़ा नाश्ता फाजा खाना खिचड़ी जो बनाया खाया और चल दिए। देखा अरे 8-9 बज गया। उसने पहले जागते ही हाथ डाला कि हमारा पैसा वो है मैम साहब का नहीं। खाना वाना उसने छोड़ दिया और रिक्शा लिया और भागता रहा। सुबह से शाम हो गई, रात में 11-12 बजने वाला। तभी सीमोन को उसने देखा मैम साहब को कि एक माल में वो एंट्री कर रही हैं। रिक्शा छोड़ा, भाग से पीछे गया, मैम साहब। उसने पलट देखा, अरे कहा ये तो कल वाला ड्राइवर है, रिक्शा वाला है। कहा हाँ तुम गोविंद ना नाम? हाँ मैम साहब मेरा नाम गोविंद है। क्या बात है मैम साहब? उसने झट से सिलाई तोड़ी और उसने कहा मैम साहब तुम्हारा रात में पर्स हमारे रिक्शे पे गिर गया था। हाँ मैं देख रही थी पैसा कहाँ है। तो पैसा पूरा है ना? अब मैम साहब नहीं हमने मैम साहब देखा तो था, बड़े बड़े वाले नोट थे।
हमने इनको निकाला नहीं, और हमें तो नींद नहीं आई इन पैसों की वजह, इतना पैसा था और हम सुबह से ढूंढ रहे हैं आपको। हम जहां जहां आप गई थी हम चारों तरफ घूमते रहे, दिन भर आपको ही ढूंढते रहे सुबह से। हाँ मैम साहब, माल जाना बंद कर दिया और रिक्शे पर बैठी और होटल के गेट पर अंदर रिक्शा खड़ा कराया। वॉचमैन ने कहा, रिक्शा बाहर ले जाओ। सिमोन ने कहा कि खड़ा रहने दो, हम अपने साथ ले जा रहे हैं, और अपने उस कमरे में ले गई 5 स्टार होटल में जहां वो रुकी थी। वो जाता है, देखता है वैभवशाली हाल, कमरा, सजावट। वो नीचे जब बैठने लगता, अरे नहीं सोफा बैठो, सोफे पर। मैम साहब मैं सोफा, वो बार बार सोफा छूता है, सोफे धीरे थोड़ा बैठा, फिर पूरा बैठा, फिर अब मैम साहब बाथरूम या इधर उधर थोड़ा टहले तो उसने फर्श को हाथ से छुआ, दीवार को छुआ, दीवार में जो है उसने गाल लगाया। कहा कि ना मार, ऐसा लगा कि दुनिया का जो है ये तो स्वर्ग लोक है। और कुछ सिमोन को लगा कि इसे, ये बेचारा गरीब आदमी है, शायद इसने कभी ऐसा देखा नहीं है, सजा सजाया कमरा। खैर कोई बात नहीं। उसने कहा कि खाना खाया? मैम साहब नहीं खाना खाया। अच्छा सुनो, आओ चलते खाना खाया, खाना खा फिर बुलाया। नहीं खाना खाते ही जो है उसने बात की कहा। उसने सोचा कि इतना अच्छा लड़का या इतना अच्छा ईमानदार हमको और कहाँ मिलेगा। उसने कहा, जब तक हम दिल्ली में हैं तुम रोज मेरे पास आओगे, मेरी नौकरी की तरह है। तो कहा जैसा मैम साहब आप कहें। तो कहा कल से तुम आ जाओ और हम पूरी दिहाड़ी तुमको शाम को दे दिया करेंगे। ठीक मैम। आपको क्या बताएं, इसके बाद 7 दिन हो गए दिल्ली में। 200 साथियों, यह प्रस्तावना है, हमने इस पूरे उपन्यास में भारतीय सभ्यता संस्कृत को उजागर करने का, प्रेजेंट करने का काम किया है। कहानी बहुत लंबी है और हम यहीं से इसको इसलिए समाप्त करेंगे कि आप देखिएगा कि सिमोन को कैसे जो है यहाँ सत्यवान सावित्री की तस्वीर नजर आती है, कैसे भारत के लोग पेश आते हैं और फिर वो भारत में कैसे रचती है, बसती है और कैसे भारत की सभ्यता संस्कृत को सर आंखों पर लेती है। तो 200 साथियों, आपसे मेरा नम्र निवेदन है कि अगर हम इस उम्र में इतनी मेहनत करके आप लोगों के सामने कुछ लाते हैं तो थोड़ा सा देखने का प्रयास करें। हो सकता है कि अब वो आवाज में दम ना हो, लेकिन फिर भी। तो 200 साथियों, आप देख रहे हैं वर्षा भारती, मैं हूं शिव भारती पासी। हम मिलेंगे परदेसिन के पहले एपिसोड में। ये तो हम थोड़ी सी कहानी की रूपरेखा प्रस्तावना के तौर पर आपको बताई। तो 200 साथियों, हम मिलेंगे आपको अगले पहले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।